अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। मुझे कितना बड़ा घर मिला है। यहाँ 100 कमरे हैं, इतनी बड़ी रसोई है और बाहर से देखने में तो ये किसी महल से भी ज्यादा बड़ा लगता है। मेरे तो भाग खुल गए। शिवानी खुद से ही ऐसे बोल बोलकर खुश हो रही थी। शिवानी एक गरीब लड़की थी जिसकी शादी एक अमीर 100 कमरों के ससुराल में हुई थी। आज उसकी पहली रसोई थी। शिवानी ने ऐसे ही फूले न समाते हुए खाना बनाया और कुछ देर बाद वाह, मेरी गर्मा गर्म गोभी मटर आलू के पराठे और मेथी मटर मलाई तो बन गए। अब जल्दी से इस खाने को टेबल पर लगाकर सभी को बुला लेती हूँ। शिवानी ने एक एक करके रसोई से डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया और फिर उसने सभी को आवाज लगाना शुरू किया। माँ जी, भूमि, केशव जी आ जाइए, खाना तैयार है। माँ जी, केशव जी। हे भगवान, मेरा तो गला ही सूख गया। किसी को मेरी आवाज गई भी होगी? मुझे नहीं लगता। एक काम करती हूँ, जल्दी से जाकर सभी को उनके कमरे से ही बुला लाती हूँ, नहीं तो सारा खाना ठंडा होकर बेकार हो जाएगा। शिवानी खाना बनाकर सभी को उनके कमरों से लेने चली गई, लेकिन थक गई। मुझे तो याद भी नहीं है कि सभी कौन से कमरे में हैं। ये भगवान, मैं अब उन्हें कहाँ ढूंढूं? शिवानी एक के बाद दूसरे कमरे में जाती, दूसरे के बाद वो फिर से पहले में ही कंफ्यूज होकर आ जाती और ऐसे ही वो 100 कमरों में बुरी तरह भटक चुकी थी। अरे नहीं, मैं तो फिर से इसी गुलाबी कमरे के अंदर आ गई। हे भगवान, ये घर है या कोई भूल भुलैया? कौन है जो बार बार दरवाजे खोल रहा है? अरे भाभी, भूमि, शुक्र है कि तुम मुझे दिखाई तो दी। खाना तैयार है, सभी को लेकर नीचे आ जाओ। बेचारी शिवानी बुरी तरह से थक चुकी थी। भूमि तो उसी घर में पली बड़ी थी, इसलिए उसने आसानी से सभी को ढूंढ लिया और लगभग 1 घंटे बाद सभी टेबल पर आए। हे भगवान, ये कैसा खाना है? बहू, पहली रसोई में ही हमें बिल्कुल ठंडा खाना खाना पड़ रहा है। किसी ने भी शिवानी के खाने की तारीफ नहीं की, बल्कि उसे खाना ठंडा होने के ऊपर बातें सुना दी, जिससे शिवानी को काफी बुरा लगा। ऐसे ही कुछ दिनों बाद, भाभी देखिए, ये दोनों मेरी सहेलियां हैं। मैं इन्हें कमरों में पहुंचा रही हूँ, तब तक आप इनके लिए अच्छे से स्नैक्स बना दो। ठीक है। शिवानी भूमि के दोनों सहेलियों के लिए स्नैक्स बनाने को रसोई में आई और उसने आलू वगैरह से बहुत ही स्वादिष्ट स्नैक्स बना दिए। मैंने स्नैक्स तो बना दिए, लेकिन भूमि ने अपनी सहेलियों को कौन से कमरे में बिठाया होगा? अब तो मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। शिवानी ऐसे बोलकर अपने हिसाब से एक बड़ा काम करने को निकल गई। उसने एक के बाद एक कमरा देखना शुरू किया, लेकिन उसे किसी भी कमरे में भूमि या उसकी सहेली नहीं मिली। हे भगवान, आखिर भूमि ने कहाँ पर रुकाया अपनी सहेलियों को? मैं लगभग 50 कमरे छान चुकी हूँ, अब तक तो मुझे कोई भी नहीं मिली। बेचारी शिवानी एक के बाद एक कमरे को छानती, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिल पा रहा था। इस बीच वो बहुत ज्यादा थक गई और उसे भूख भी लगने लगी थी। बस अब बहुत हुआ, अब मैं नहीं ढूंढूंगी। कितनी देर हो गई है, पता नहीं कौन से कमरे में घुसकर बैठ गई हैं ये तीनों। मुझे तो भूख भी लग रही है, अब इन स्नैक्स को मैं खुद ही खाऊंगी। शिवानी ऐसे बोलकर एक कमरे में ठहर गई और उसने खुद ही वो आलू के स्नैक्स खाना शुरू कर दिए, लेकिन बदकिस्मती से उसी वक्त वहां पर भूमि आ गई। ओह गॉश भाभी, मैंने आपसे खाने के लिए स्नैक्स बनवाए थे वहाँ कमरे में। मैं इतनी देर से स्नैक्स का वेट कर रही हूँ और आप यहाँ आराम से खुद बैठकर खा रही हो। नहीं भूमि, मेरी बात सुनो। वो मैं बस कुछ नहीं सुनना मुझे। अरे भाभी, थोड़ी तो शर्म कर लो। मैंने बस सुना ही था कि गरीब लोग बस अपना उल्लू सीधा करने जानते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। भूमि ऐसे बोलकर गुस्से में दरवाजा पटकती हुई वहां से चली गई। उसके ऐसे बर्ताव से शिवानी को दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। जब रात को सभी खाने के लिए बैठे तब शिवानी अपनी सास और पति से बोली, माँ जी, केशव जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो मैं कहना चाहती थी कि 100 कमरे घर में होना बुरा नहीं है, लेकिन इससे मुझे बहुत दिक्कतें होती हैं। कभी कभी डर भी लगता है। तो बस जितने कमरों में रिहाइश है आप उन्हें खुला रहने दीजिए और जो ऐसे ही पड़े रहते हैं उन्हें बंद ही रहने दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बहू, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। और बात रही डर की, तो कौन सा ये भूत बंगला है, हमारा ही घर है। हाँ माँ, आपने सही कहा, लेकिन ये बेचारी कहाँ से समझेंगी? ये ठहरी गरीब घर की लड़की। तू चुप कर भूमि, देखो शिवानी घर है तो खुला रहेगा, ताले वगैरह लगाने का क्या मतलब है? सभी ने शिवानी की बात को समझने की बजाय उसे ही समझाना शुरू कर दिया, जिस पर शिवानी कुछ नहीं बोल पाई। ऐसे ही फिर एक रात भूमि अपने फ्रेंड्स के घर थी और केशव काम पर। ऐसे में बस जया और शिवानी ही घर में थी। हे भगवान, कितनी तेज तेज हवाएं चल रही हैं, शायद तूफान आएगा। घर में आज केशव जी भी नहीं है। काम करती हूँ, माँ के पास चली जाती हूँ। शिवानी घबराकर बस जया के पास को जा ही रही थी कि तभी घर की लाइट चली गई और पूरे 100 कमरों के घर में अंधेरा हो गया। शिवानी और जया भी पास पास नहीं थे।
हे भगवान, मौसम खराब होने की वजह से बिजली चली गई, अब क्या करूं? माँ जी, माँ जी, क्या आप आसपास हैं? लगता है कि माँ जी भी मेरी आवाज को नहीं सुन पा रही हैं। अब क्या करूं? शिवानी ने अपनी जगह पर से निकलना बेहतर नहीं समझा और वो वहीं अपने बेड पर चादर तान कर बैठ गई। हे भगवान, कितनी तेज तेज बादल गरज रहा है। न जाने बहू 100 कमरों में से कौन से कमरे में होगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या मेरे कान बजे या ये सच में किसी की पायल की आवाज थी? माँ जी तो घुंघरू वाली पायल पहनती नहीं है। जरूर ये मेरा वहम है या कहीं। भगवान बचा लो। दोनों सास बहू को ऐसे ही गलतफहमी हो रही थी और वो दोनों बुरी तरह डरी हुई थी। पूरे घर में अंधेरा था और ऐसे में सुबह तक बिजली नहीं आई। सुबह को ही मौसम साफ हुआ और दोनों सास बहू अपने कमरों से निकली। माँ जी, कल की रात ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। आप कहाँ थी? इतना बड़ा 100 कमरों का घर खाने को आ रहा था। कैसे कैसे सुबह तक मैंने खुद को संभाला। तू इतना क्यों डर रही थी? अरे हैं हम अपने ही घर में। अच्छा चल, अब ये सब छोड़ और नाश्ता ला। शिवानी जानती थी कि उसकी सास नहीं समझेगी, इसलिए वो कुछ नहीं बोली और बस शांति से उसका नाश्ता बनाने को आ गई। ऐसे ही सिलसिला जारी था। शिवानी हर रोज 100 कमरों के ससुराल में किसी न किसी चुनौती का सामना करती थी, लेकिन कोई उसकी इस परेशानी को समझता नहीं था। लेकिन आज के दिन, आज कौन से कपड़े पहनूं? सांप, सांप, मेरी अलमारी में सांप, बचाओ, बचाओ, माँ, माँ, भैया। भूमि के अलमारी में एक मोटा और बड़ा सांप घुसा बैठा था, जिसको देखकर भूमि बुरी तरह से डर गई और सभी को आवाजें लगाने लगी। लेकिन किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दी, क्योंकि घर बहुत बड़ा था। अंत में भूमि डर की वजह से बिना अलमारी को बंद किए ही भाग गई और उसने सभी को इस बारे में बताया। हे भगवान, घर में सांप है, मैं अब क्या करूं? भूमि, तूने अलमारी बंद तो कर दी थी ना? कैसी बातें कर रहे हो भैया? मुझे वहाँ अपना तो होश था नहीं, मैं अलमारी कैसे बंद कर दूंगी? हे भगवान, ऐसे तो वो मोटा सांप कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। वैसे भी सभी कमरे खुले ही रहते हैं। लेकिन सांप पकड़ में आना भी तो जरूरी है। अब तो लगता है मुझे सांप पकड़ने वाली टीम को ही बुलाना पड़ेगा। केशव ने फोन मिलाकर सांप और जहरीले कीड़े मकोड़े पकड़ने वाली टीम को बुला लिया। टीम जल्द से उनके घर पहुंची और लगभग 5 घंटे छानबीन करने के बाद उन्हें सांप के साथ साथ और भी जहरीले कीड़े मकोड़े मिले। सुनिए, आपको वो सांप मिल गया क्या? हाँ केशव जी, बड़ी कसरत के बाद आखिर हमने उसे पकड़ ही लिया। अच्छा है, वो मिल गया। आपको क्या देना है? हमें 15,000 रुपए दे दीजिए। 15,000? लेकिन आप तो 5,000 में काम करते हो ना? हाँ करते हैं केशव जी, लेकिन आपके घर के 100 कमरों से सांप निकालना आसान नहीं था। यहाँ हमें 5 घंटे लग गए और हर एक कमरे में कहीं बिच्छू तो कहीं गिरगिट, ऐसे जहरीले कीड़े मकोड़े घर बनाए हुए थे। हमने उन्हें भी तो पकड़ा है, इसीलिए इतना चार्ज बैठा। एकदम से 15,000 देने होंगे। अगर इतने पैसे नहीं आपके पास हैं तो 100 के 100 कमरों को खुला क्यों रखते हो? वैसे मैं आपकी प्राइवेट लाइफ में इंटरफियर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप बस 4-5 लोग 100 कमरों में करते क्या है जो ये सब के सब खुले पड़े हैं? मेरा मतलब, कमरे घर में ज्यादा होना अच्छा है, लेकिन ऐसे कौन सब कमरों को खुला रखता है? अब देखिए, अगर यही कमरे बंद होते तो सांप उनके अंदर नहीं जा पाते, और जब सांप जा ही नहीं पाता तो आपके इतने पैसे भी नहीं उठते। टीम वाले की बात सुनकर सभी को एहसास हुआ कि 100 के 100 कमरे खुले रखना जरूरी नहीं है। जितने लोग घर में हों बस उतने ही कमरों को खोलना चाहिए। जिसके बाद जया ने ही सभी कमरों पर ताला लगवा दिया। अब अगर कोई घर में मेहमान आता था तो कमरे खोले जाते, नहीं तो बस रिहाइश लायक कमरों में सभी अब रहना सहना करते थे। तुम लोग हमारे साथ ऐसा भी कर सकते हो, अपने कभी नहीं सोचा था। अरे तुम बच्चे हमें ये दिन भी दिखाओगे, इसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। देख रही हो ना करुणा, हमारे बच्चों ने हमारे साथ क्या किया। हाँ जी, आखिर अरुणा और महेश अपने किन बच्चों को किस बात के लिए इतना कुछ कह रहे थे, लेकिन इन बच्चों ने अपने माँ बाप के साथ ऐसा भी क्या किया था? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहाँ मध्यम वर्गीय घर में 2 देवरानी जेठानी एक साथ मिलकर खाना पका रही थी। चलो आज शाम को मैं चिकन बनाऊंगी, बस जल्दी से ये गोभी आलू की सब्जी खत्म हो जाए। दीदी, आप ये क्या बोल रही हो? आज सोमवार है, आज शाम को आप चिकन नहीं बनाएंगी, समझी आप? क्यों नहीं बना सकती? सोमवार ही तो है, कौन से शनिवार है? मेरा चिकन खाने का बहुत मन है और मैं चिकन बनाऊंगी। वैसे भी पापा जी को भी चिकन बहुत पसंद है।
अरे मैं आपको मना कर रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? रहने दीजिए ना, वैसे भी शाम के लिए मैंने सब्जी काट ली है। हद है अनीता, अगली बार तुम कोई सब्जी मत काटना, मुझसे भी पूछ लिया करो ताकि मैं भी अपने मन का बना लूं। ठीक है दीदी, कल बना लेना। अगले दिन करिश्मा चिकन लेकर आ जाती और सुबह चिकन बनाने जाती, तभी अनीता कहती है, ओहो दीदी आपने क्या कर दिया? दैया रे दैया, अरे आज मंगलवार है, मंगलवार, शनिवार को तो बिल्कुल भी घर में नॉनवेज नहीं आना चाहिए। आप एक दिन और रख लेते, कल बनाकर खा लेती। हद कर दी दीदी आपने। मैंने हद कर दी? अरे तुमने ही तो कल कहा था कि कल बना लेना, फिर तुमने मुझे कल ही क्यों नहीं बनाने दिया? जब मंगलवार शनिवार होता है क्यों ड्रामा कर रही थी? यही चीज मुझे तुम्हारी पसंद नहीं आती है। अरे दीदी अब जो भी हो, छोड़ो ना, क्यों कलेश कर रही हो? मैं नहीं, तुम कलेश कर रही हो। छोड़ो, आज मैं खाना ही नहीं बना रही हूँ। तभी सास अरुणा आकर कहती है, अरे क्या हो गया बहुओं, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो सुबह सुबह? चुपचाप से शांति से खाना बना लिया करो। माँ जी, देवरानी जी के रहते शांति से खाना कैसे बनेगा? वैसे मैं जेठानी नहीं हूँ, जेठानी तो वो है जो सारा मेन्यू डिसाइड करती है। ओहो, तुम लोगों की भी ना चिक चिक रोज की है, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। मैं तो जा रही हूँ, तुम्हारे पापा जी चाय नाश्ता का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए लाओ तो मेरे लिए भी ले आना। ऐसा कहकर सास और करिश्मा अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और अनीता अकेले खाने की तैयारी करती है। फिर चाय नाश्ता सबको परोसती है। नाश्ते के बाद महेश कहता है, क्या बात है, आज बड़ी बहू का मुंह गोलगप्पे की तरह फूला क्यों है? हाँ? अरे छोटी बहू, अब क्या कर दिया तुमने? अरे पापा जी, मैंने तो बस सोमवार मंगलवार की वजह से दीदी को नॉनवेज बनाने से मना किया था, इसी बात पर दीदी गप। देख रही हो ना माँ जी, कैसे मेरी एक्टिंग कर रही है। बस कर बहू। चलो भाई हम चलते हैं, काम के लिए लेट हो रहा है। आप सब लोग कैरी ऑन। हाँ, दोनों के पति काम पर चले जाते हैं। अगले दिन करिश्मा अपनी सहेली तनु से कॉल पर बात कर रही थी। हाँ और बता, कितने दिन से तुझे मैं फोन कर रही हूँ पर तू तो मुझसे बात ही नहीं करती, कहाँ बिजी थी? अरे यार, मैं मेरे सास ससुर की 50वीं सालगिरह थी ना, तो उसी की तैयारी में लगी थी। बहुत सारी चीज अरेंज करनी थी मुझे, और तुझे पता है उनके लिए हमने वरमाला सेरेमनी करवाई, रिंग सेरेमनी करवाई, दोबारा से शादी करवाई, सारी रस्म के साथ, और केटरिंग को लगवाया। बहुत अच्छा अच्छा खाना बनवाया। पता है मेरे सास ससुर इस सरप्राइज से बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। तो बस उन सब चीजों से अब फ्री हुई हूँ तो मैंने तुझे कॉल किया। सच में तेरे सास ससुर तो बहुत खुश हुए होंगे ना 50वीं सालगिरह मनाकर? अरे बहुत, इस बात की खुशी ही अलग होती है। मैं तो कहती हूँ तुझे भी अपने सास ससुर के साथ सेलिब्रेट कर लेना चाहिए, ये दिन बार बार नहीं आते। वैसे तूने बात तो बिल्कुल सही की है, लेकिन लोगों को तो मम्मी जी पापा जी की सालगिरह याद ही नहीं है, हम बनाएंगे कैसे? व्हाट? अरे यार तुम लोग कैसे लोग हो, फिर तो तुम लोग अपने सास ससुर को कभी खुश नहीं रख पाओगे। बताओ, बच्चे होकर तुम्हें याद नहीं है, अब वो थोड़ी ना याद रखेंगे इस बुढ़ापे की उम्र में। चल ठीक है, मैं रख रही हूँ, बाय। कॉल कट हो जाता है और अपनी सहेली की बात सुन करिश्मा परेशान हो जाती है। उसे परेशान देख देवरानी पूछती है, क्या बात है दीदी, आप परेशान हो? मुझे बताओ ना, इतना क्यों सोच में डूबी हो सुबह से? अरे हमें माँ जी पापा जी की शादी की सालगिरह नहीं पता, कब आती है? मेरी सहेली ने उन्हें 50वीं सालगिरह की पार्टी दी थी, तभी उसने मुझसे पूछा। मैं भी पार्टी देना चाहती हूँ, पर सच में हमें तो पता ही नहीं है। लेकिन अगर हम उनके लिए 50वीं सालगिरह को मनाते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दीदी, माँ जी पापा जी की 50वीं सालगिरह मनाने का आइडिया अच्छा है, और हम किसी तरीके से या उनके बड़े बूढ़े या दोस्त वगैरह से पूछ सकते हैं, फिर हम भी उनकी सालगिरह को मनाएंगे। बड़ी बुआ जी है ना, शीला बुआ, उनकी याददाश्त बहुत तेज है, भले ही बुढ़िया हो गई हूँ, उनके पास चलते हैं, हम बातों ही बातों में वो पता लगा लेंगे। हाँ चल चल। दोनों देवरानी जेठानी शीला बुआ के पास जाने को तैयार होती है कि सास टोक देती है, अरे किधर चली देवरानी जेठानी, ऐसे तो तुम दोनों की इतनी भिड़ती रहती है। अब वो माँ जी कुछ सामान लेना था ना, तो इसलिए साथ जाना पड़ रहा है, वरना आपको तो पता है हम दोनों की पट्टी कहाँ है। इतना कहते ही करिश्मा अनीता निकल जाती है और वो शीला बुआ के पास पहुंचकर बातों ही बातों में सालगिरह की डेट निकलवा लेती हैं। क्या हुआ जी, 25 जनवरी आने में तो सिर्फ एक ही हफ्ता बाकी, एक हफ्ते में हम उनकी तैयारी कैसे कर पाएंगे? क्या, कौन सी बीमारी तैयारी करनी है? ओहो, बुआ जी की याददाश्त तो तेज है लेकिन कान खराब है। चल अनीता, हम यहाँ से निकलते हैं। पपीता कहाँ है? पपीता मुझे तो दे दो पपीता। देवरानी जेठानी हाथ पकड़कर वहाँ से निकल लेती हैं और अपने पति को घर आने पर 50वीं सालगिरह के बारे में बताती हैं। मतलब हमारे पास एक हफ्ता है 50वीं सालगिरह मनाने के लिए, हमें बहुत तैयारी करनी होगी, केक और पकवान वगैरह भी बने। पकवान में तो बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। अजी पकवान की टेंशन आप मत लीजिए, मुझे सब कुछ बनाने आता है, मैं पार्टी में सारी तैयारी कर दूंगी।
तुम क्यों करोगी? मैं करूंगी, मुझे